हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम मध्य प्रदेश से संबंधित जो है इतिहास में जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें जो हुई है और मध्य प्रदेश से ऐतिहासिक फ्री और मध्य प्रदेश के MPPSC SSC SSC बोल रहा हूँ SI और MP पुलिस और व्यापम में मध्य प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इतिहास से, उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश से, जलियांवाला कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था? ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया और मुरैना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको, राइट आंसर होगा आपका ग्वालियर। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? ग्वालियर है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में ग्वालियर में किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हालावलपुर पंजाबी सभा का द्वारा, ठीक है, पंजाबी सभा द्वारा जो है ना, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक है ना। कांड की शताब्दी वर्ष की स्मृति में 13 अप्रैल 2019 को आयोजन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर देने के कारण जो है अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला देने से निहत्थे, बूढ़े और महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसमें प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 350 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अगर वैसे माने तो लगभग 1000 से ज़्यादा, ठीक है, 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस कारणवश हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था, इसे 19 अप्रैल कर लीजिएगा। ठीक है, 19 अप्रैल 1919। तो इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न था रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो जो है इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहते हैं। बिना दलील, बिना अपील वाला काला कानून कहा जाता है। बिना दलील, बिना अपील वाला जो है बिना वकील, ठीक है, एक बार और लिख देता हूं, बिना वकील वाला काला कानून कहा जाता है। और ये काला कानून जो है इसके विपक्ष में जो है डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे, इन्हें पंजाब में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसकी गिरफ्तारी से संबंध में जो है पंजाब के जलियांवाला बाग में जो है एक आम सभा का आयोजन हो रहा था, और उस आम सभा में जो है जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा जो है अंधाधुंध गोलीबारी की गई और हजारों लोगों की मौत हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो प्लीज़ आप इसमें और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यही बोलता हूँ हर बार कि आप लोग जो है अगर नए जुड़े हैं इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको ये सारे सीरीज आपको इससे मिल जाएगी। हम लोग जो है मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सबको जो है मैं आपको सीरीज के थ्रू समझा दूंगा। ओके, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और लाभ ही होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इतिहास से कौन सा पूछा गया है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2018 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है तात्या टोपे, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। तो केंद्र सरकार द्वारा 2016 में महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के नाम से 2000 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इसी के साथ सरकार ने 10 रुपए का प्रचलन सिक्का भी जारी किया है, और संस्कृति मंत्रालय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से वर्ष 2015-16 के दौरान तात्या टोपे की 200वीं जयंती मनाई गई, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है इन्हें फांसी दी गई। ठीक है, तो फांसी कहाँ दी गई थी? तो शिवपुरी में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कितने का सिक्का जारी किया है?
200 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तात्या टोपे। तो देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जो है व्यापम में, चाहे एमपीपीएससी में, चाहे एसआई में, तो पुराने क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो ये दिलावर खान जो थे सल्तनत के जो है उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। ऑप्शन के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आंसर हो जाएगा आपका बी। केंद्रीय भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर रहे जिन्होंने 1390 से 1391 में, ठीक है, अमीडम शाह दाऊद के खिताब से नवाजा गया। दिलावर खान के वर्ष 1401 में मालवा सल्तनत मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र की स्थापना की और अपनी मृत्यु के उपरांत 1406 में उसके पुत्र होशंग शाह ने मालवा सल्तनत को संभाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी की दृष्टि से, एमपीपीएससी की दृष्टि से, एमपीएसआई की दृष्टि से और एमपी व्यापम में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए ये क्वेश्चंस आप लोग जो है एक बार रिपीट करके लगाएं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग बहुत पुश करके जो है इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको बहुत ज्यादा जो है जब आप लोग एग्जाम देंगे मध्य प्रदेश का कोई भी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट है माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो शत्रुवाती ने, कीर्तिवीर्य ने, कीर्तिवीर अर्जुन ने, है राजाओं ने और अहिल्याबाई ने। ठीक है, तो क्वेश्चन है माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो माहिष्मती नगर को बसाया था है राजाओं ने बसाया था। किसने बसाया था? है वंश के राजाओं ने जो है माहिष्मती को जो है बसाया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये है वंश के है राजा माहिष्मती ने नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगर बसाया तथा होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने भी इसमें जो है राजधानी बनाया। वर्तमान में इसका नाम जो है महेश्वर है। क्या है? महेश्वर है। तो क्वेश्चन आता है कि है वंश, ठीक है वंश के शासक ने कहां कहां शासन किया? तो है वंश जो था यदु के पौत्र है के नाम से इस वंश की स्थापना की। यादव वंश के यदु के पौत्र है ने इसका संस्थापक था है। क्या था? है राजा था जिसने इसकी स्थापना की। क्या की? स्थापना की। इस वंश के राजा ने महेशमती के किनारे महेश्वर नगरी बसाई। ठीक है, तो महेश्वर जो किसने बसाया है शासकों ने बसाया है। ओके, उसके बाद इस वंश के कीर्तिवीर अर्जुन और सहस्त्रबाहु ने कारकेट वंशी नागो, ठीक है, कारकेट वंशी नागो और है ने तुंडीकोर, दमोह, त्रिपुरी, दशमन, विदिशा जिसे बोलते हैं, अनूप जिसे बोलते हैं, निमाड़, अवंती जनपदों की स्थापना की। ओके, अवंती राजा ने यादवों से विदिशा और भेलसा छीन लिया था। ठीक है, अवंती शासकों ने मतलब है वंश के शासकों ने जो है विदिशा और जो है भेलसा जिसे बोलते हैं उसे छीन लिया था। एक क्वेश्चन यहां से जनरेट हो गया, विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो विदिशा का प्राचीन नाम था भेलसा। क्या था? भेलसा। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरेट हुआ, विदिशा का प्राचीन नाम था भेलसा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? विदर्भ के राजा भीमरथ की कन्या दमयंती का विवाह। ठीक है, विदर्भ के राजा, विदर्भ कौन सा क्षेत्र था? तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला विदर्भ क्षेत्र रहा था। ये रहा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, इस साइड से जो है मध्य प्रदेश बना है और ये तो ये वाला क्षेत्र जो है ना पूरा महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र जो आता है, नागपुर, बुल्डाना, अकोला, तो ये कहलाता था आपका विदर्भ। क्या कहलाता था? विदर्भ कहलाता था। क्या कहलाता था? विदर्भ कहलाता था। तो ये जो क्षेत्र है, विदर्भ के राजा कौन थे? तो भीमरथ थे। कौन थे? भीमरथ। विदर्भ के राजा कौन थे? तो भीमरथ थे। याद रखना, विदर्भ के राजा भीमरथ थे। भीमरथ, उनकी कन्या का विवाह जो है, उनकी कन्या दमयंती का विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ था। ठीक है, नलपुर के राजा राजा नल से हुआ था। अब नलपुर कौन है? तो नलपुर जो है प्राचीन काल में, ठीक है, शिवपुरी का नाम हुआ करता था। किसका नाम हुआ करता था? शिवपुरी। तो आपको क्वेश्चन मिल गया शिवपुरी। तो शिवपुरी का प्राचीन नाम क्या था? नलपुर। और विदिशा का क्या था? भेलसा। उसी प्रकार अगर बात की जाए दमोह, किसकी बात की जाए?
दमोह का प्राचीन नाम क्या है? तो टुंडीकेर। क्या था? टुंडीकेर। टुंडीकेर इसका प्राचीन नाम था। दूसरी चीज त्रिपुरी। त्रिपुरी किसका प्राचीन नाम है? त्रिपुरी जबलपुर का प्राचीन नाम है। जबलपुर का प्राचीन नाम है। देखो एक से क्वेश्चन कितने जनरेट हो रहे हैं इससे। नेक्स्ट इसी में देखा जाए दशमणक, दशमणक, दशमणक है ना, या अनूप जिससे बोला जाता है। अनूप किसका नाम था? तो ये निमाण, ठीक है, खंडवा वाला क्षेत्र है और खरगोन वाला क्षेत्र है, निमाण। तो ये अनूप कहलाता था। क्या कहलाता था? अनूप कहलाता था ना, अनूप। ये क्या था? निमाण वाला क्षेत्र था। निमाण वाला क्षेत्र काउंट किया जाता था। तो इससे क्वेश्चन देखो कितने सारे क्वेश्चन बने इससे। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो महिष्मती नगर को बसाया था हैहय वंश, और यह यादव वंश के यदुपौत्र हैहय ने इस वंश की स्थापना की थी। हैहय राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और कालांतर में गुर्जर देशों के भार्गव से संघर्ष में हैहय की हार हो गई। कालांतर में जो है गुर्जर देश के भार्गव से संघर्ष में हैहय की हार हो गई और उनका पूरा राजपाट जो है छिन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैहय राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? हैहय राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे प्रतापी राजा कीर्तिवीर ये थे। कौन थे? कीर्तिवीर। अर्जुन थे, कीर्तिवीर अर्जुन थे जिन्होंने कारकोट वंशी नागो, अयोध्या के पौरवराज और त्रिशुंक और रावण को हराया था। त्रिशुंक और रावण नाम का जो व्यक्ति था उसे जो है हराया था। ठीक है, तो मतलब कि इनका राजवंश जो है कहां तक फैला था? अयोध्या के पौरवराज, मतलब यूपी तक इनका जो शासन हुआ करता था। हैहय राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था? कीर्तिवीर था, कीर्तिवीर अर्जुन था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास में संबंधित है? तो उत्तर भारत के जनपदों में से मध्य प्रदेश में ऐसा माना जाता है, मध्य प्रदेश में भारत में 16 महाजनपदों में चेदी एक आती है आपकी, चेदी। दूसरा है अवंती महाजनपद। ठीक है, दूसरा है अवंती महाजनपद, मतलब 2 चेदी और अवंती महाजनपद। तो चेदी कहाँ मिलेगी आपको और अवंती कहाँ मिलेगी? तो चेदी जो है आपको मध्य प्रदेश में जो है, अगर ये मध्य प्रदेश का मैप है तो ये मध्य प्रदेश का यदि मैप है तो चेदी जनपद जो है आपको इस वाले हिस्से में मिलेगी और इस वाले हिस्से में मिलेगी चेदी। ठीक है, यहाँ थी चेदी जनपद और यहाँ थी आपके इस वाले हिस्से में नर्मदा के आसपास दोनों तरफ ये था आपका अवंती। क्या था? अवंती। तो यहाँ पर अवंती था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिनपे 2 महाजनपद चेदी और अवंती जो है मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, 6वां क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में है एकदम। देखिए आप लोग जो है मध्य प्रदेश से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को देखिए हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिटेल में देख रहे हैं। आपको ये सारी चीजें जो है आई होप क्लियर हो, आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया, भारतीय। तो मैंने कहा था त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी जो है जबलपुर के नाम से जाना जाता था। इतिहास में त्रिपुरी जो है वर्तमान में जबलपुर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां सम्मेलन जो है 1929 में त्रिपुरा जबलपुर में संपन्न हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, जिनमें उन्होंने गांधी जी के विरोध के कारण अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब गांधी जी की तरफ से कौन खड़े हुए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया जो है उनके तरफ से, गांधी जी की तरफ से खड़े हुए थे। और पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी के हार के बराबर थी। इसी कारणवश जो है सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, या आप बोल सकते हैं त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक समिति की स्थापना की। क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई? तो 1940 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस समिति की स्थापना की गई। ओके, तो सी नंबर के आंसर जो होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया?
ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है शहादत खां, ठीक है, शहादत खां, और ऑप्शन डी है आपके पास माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, 1857 की बात की जाए तो 1857 मध्य प्रदेश के शहादत खां 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए थे और इन्होंने इंदौर के समीप स्थित महू छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है नेतृत्व किया था। ओके, शहादत खां, कौन सा? शहादत खां, महू से नेतृत्व किया था। और अगर 1857 की क्रांति से अगर प्रमुख नेताओं की बात की जाए, 1857 की क्रांति से, 1857 की क्रांति से प्रमुख नेताओं की बात की जाए, प्रमुख नेताओं की बात की जाए, प्रमुख नेताओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो आता है वो आता है शेख रमजान। क्या आता है? शेख, मध्य प्रदेश की बात क्या है? शेख रमजान, बिल्कुल इसे नोट डाउन कीजिए। शेख रमजान, इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? सागर से किया था। कहां से किया था? सागर। दूसरा आ जाता है टांट्या भील। क्या जाता है? टांट्या भील, 1857 की क्रांति। टांट्या भील ने निमाड़ से किया था। कहां से किया था? निमाड़, पूर्वी पश्चिमी निमाड़ एक ही था पहले। और तीसरा आता है शंकर शाह, शंकर शाह। तो शंकर शाह जो है गढ़मंडला से उन्होंने जो है नेतृत्व किया था। और इधर अगर देखें पांचवें नंबर पर, अगर देखें चौथे नंबर पर देखें, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, चौथे नंबर पर देखें राजा ठाकुर प्रसाद। तो राजा ठाकुर प्रसाद ने जो है कहां से नेतृत्व किया था? बिल्कुल आप इसे याद कर लें। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से जो है नेतृत्व किया था। राघवगढ़ से जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, राघवगढ़। ओके, अगला है छठवें नंबर का देख लेते हैं। छठवें नंबर का देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने कानपुर झांसी और इसी के साथ आता है कालपी, है ना, कालपी आता है। क्या आता है? कालपी। अब ये कानपुर जो है इसमें नहीं आएगा, ये तात्या टोपे के साथ आएगा। ओके, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको रफ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है कहां से? कालपी, और कालपी एक क्षेत्र झांसी के समीप, और वहां से नेतृत्व किया था। ठीक है, और देख लेते हैं जहां, और तात्या टोपे की बात कर लेते हैं। यहां पर तात्या टोपे ने जो है तात्या टोपे ने कहां से नेतृत्व किया था? तो तात्या टोपे ने जो है कानपुर झांसी ग्वालियर, कानपुर झांसी ग्वालियर। आठवें नंबर पर है भीमा नायक। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा। भीमा नायक मंडलेश्वर से नेतृत्व किया था। कहां से किया था? मंडलेश्वर से नेतृत्व किया था। नौवां क्वेश्चन इसे बनेगा, रानी अवंतीबाई ने कहां से किया था? तो रामगढ़ से किया था। रामगढ़ मंडला, रानी अवंतीबाई। अगला है झलकारी बाई ने कहां से किया था? तो झलकारी बाई ने झांसी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका। ठीक है, और इसके बाद 11वां और नंबर देख लेते हैं गिरधारी बाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिरधारी बाई रामगढ़। ठीक है, अवंतीबाई की अंगरक्षिका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इसमें ऑप्शन में अकॉर्डिंग जो है
आपका शहादत खां आएगा। तो शहादत खां जो है, शहादत खां ने किस क्षेत्र से किया था? शहादत खां ने तो महू से किया था, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी मैंने पूरे के पूरे जो है जहां जहां से मध्य प्रदेश में जो है संघर्ष किया गया था 1857 में, पूरे क्षेत्र को ले लिया है। तो मतलब आपको सेपरेट चीजें मिल गई है, आप अपना नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं 1857 से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कलचुरी वंश, प्रतिहार वंश, काकतीय वंश और निम्नलिखित में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कलचुरी वंश जो है, इस वंश ने महेशमती महेश्वर में शासन किया था। कृष्णराज प्रथम शासक था। इसके बाद संकर्ण बुद्धगण हुए। तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये गलत है, तो ये भी राइट है, प्रतिहार भी राइट है, चालुक्य भी राइट है। काकतीय वंश जो है ना, काकतीय वंश ने यहाँ पर शासन नहीं किया। ये काकतीय वंश जो है दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया है। कहाँ किया है? दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया है। यहाँ के राजा रुद्रमादेव, राजा रुद्रमा देव थे जिन्होंने यहाँ इस वंश को जो है बहुत आगे ले जाया। तो मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश ने शासन किया है। ठीक है, इसमें महेशमती की कलचुरी तथा त्रिपुरी के कलचुरी वंश उल्लेख मिलता है, साथ ही रतनपुर के कलचुरी का भी विवरण मिलता है। तो ये डिस्क्रिप्शन में जो कौन सा वंश मध्य प्रदेश से संबंधित है पूछा है ना, कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो प्रतिहार और चालुक्य। ठीक है, तो हाँ सॉरी, प्रतिहार और चालुक्य जो है इस वंश का नाम नहीं मिलता है, कलचुरी वंश का नाम मिलता है। चालुक्य का भी साउथ में मिलेगा और इसका प्रतिहार का जो है आपको गुजरात और आपको महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, तो राइट है आंसर बिल्कुल कलचुरी। क्या है? कलचुरी। कलचुरी वंश के बारे में बता देते हैं। कलचुरी वंश ने महेशमती, ठीक है, महेशमती महेश्वर को है वंश के राजाओं ने बसाया है। ठीक है, आज जो है महेश्वर कहाँ है? ठीक, महेश्वर कहाँ है? खरगोन में। ओके ओके, नेक्स्ट है इसमें कृष्णराज प्रथम शासक था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? कृष्णराज प्रथम। ठीक है, इस वंश का प्रथम शासक कौन था? कृष्णराज प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। इसके बाद शंकरगढ़ बुद्धगण हुए और इसके बाद कलचुरी वंश ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, त्रिपुरी जो जबलपुर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में जबलपुर के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरी को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो बुंदेला, मणिकपुर झांसी रेलमार्ग पर स्थित ओरछा विशाल और सुदृढ़ बुंदेला वंश के शौर्य, पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। बुंदेला वंश ने ओरछा, निवाड़ी और बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, किसको राजधानी बनाया? बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो है बुंदेला वंश जो है, बुंदेला वंश ने जो है किसको राजधानी बनाया अपना? ठीक है, बुंदेल वंश शौर्य, पराक्रम और वीरता का प्रतीक है, जिन्होंने जो है निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी को बुंदेलखंड की क्या बनाई? राजधानी बनाई। अब बुंदेलखंड जो है किस वाले हिस्से को कहा जाता है? तो ये आपका जो है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का बार बार मुझे ड्रॉ करना पड़ता है इस चीज को। देखिए आप लोग भी देखिए कितनी ज्यादा उपयोगिता बढ़ गई है ड्राइंग में एमपी की। देखिए ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो है बुंदेलखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है ये ओरछा है, यहाँ पर ये ओरछा। तो ओरछा वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो ओरछा पड़ता है टीकमगढ़ में। कहाँ पड़ता है? टीकमगढ़ में पड़ता है। इसमें सागर है, अशोकनगर है, दमोह है, छतरपुर है, ये सारे के सारे जिले इसमें आ जाते हैं। ओके, डन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। ओके, राइट है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। देख लेते हैं। जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी। देख लेते हैं। भोपाल राज्य की राजधानी, तो ये तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है महाकौशल की बात करें तो महाकौशल की राजधानी ये थी। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो मध्य प्रदेश नाम का कोई चीज था ही नहीं पहले।
ठीक है। मध्य भारत था तो 6 महीने ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने क्या हुआ करती थी, इंदौर। ठीक है। तो 1956 में रीवा मध्य प्रदेश, जबलपुर महाकौशल, भोपाल राज्य की राजधानी, इंदौर मध्य भारत की राजधानी रही है। ठीक है। ग्वालियर व इंदौर मध्य, जबकि 1956 में पुनर्गठन के बाद राजधानी क्या बनाई गई है, भोपाल बना दी गई। क्या बना दी गई, भोपाल बना दी गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, बी नंबर का। तो ये दोनों जो हो जाएंगे सिरे से, ये दूसरे नंबर का सिरे से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पर पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक शिलाचित्र की बात की जा रहे हैं, तो मतलब हजारों साल पुराने शिलाचित्र जो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक पुरा स्थल BM वाकणकर मध्य प्रदेश ने भारी मात्रा में शैलचित्र प्राप्त किए हैं। उनमें से अधिकांश शैलचित्र मध्य भारत कालीन हैं। देखिए वाकणकर का जो है MP पुलिस जो अभी चल रहा है वर्तमान में, MP कांस्टेबल जो चल रहा है, MP कांस्टेबल के जो पेपर चल रहे हैं उसमें पूछा है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई है। तो भीमबेटका की खोज जो है वाकणकर जो है BS वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई है, इसलिए ध्यान रखने का। ये रायसेन जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है। अब्दुल्लागंज रायसेन, रायसेन जो है जिला है अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज जो है इसका वास्तविक नाम आएगा और रायसेन जो है जिला है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहां पर पाए जाते हैं। तो शैलचित्र पाए जाते हैं कहां पर, तो ये पाए जाते हैं आपके रायसेन में। बाघ की गुफाएं कहां पर है, तो मैंने गुफा वाला पूरा चैप्टर जो है 100 सीरीज जो चल रही है हमारे 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश से संबंधित, आज हम सेपरेट सीरीज लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की सेपरेट सीरीज लेके आए हैं, उसमें हमने 200 क्वेश्चन सीरीज में डाल चुके हैं। तो उसमें आप जाकर देखिएगा तो आपको पूरे के पूरे जो है उदयगिरी कहां पर है, सोनागिरी कहां है, वो सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानी के जोड़े को सही, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, उनकी राजधानी के जोड़े का कौन सा सही नहीं है। ओलिकर वंश दशपुर, कलचुरी वंश त्रिपुरी, ठीक है, बुंदेला वंश ओरछा, राइट, परमार वंश इंदौर। ठीक है। तो परमार जो वंश था इन्होंने अपनी राजधानी धार बनाई थी। कहां बनाई थी, धार बनाई थी। तो परमार वंश जो था इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, धार बनाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर का हो जाएगा। कौन से नंबर का हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार आप लोग, परमार वंश मध्य प्रदेश के राजवंशों में ओली वंश की राजधानी दशपुर, मंदसौर, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरा और जबलपुर, और बुंदेलाओं की राजधानी जो है ओरछा हुआ करती थी, और मेवाड़ी परमार वंश की राजधानी थी तथा जबकि इंदौर होलकर वंश की राजधानी थी। और निवाड़ी में आता था, क्या आता था, धार आता था। क्या आता था, धार आता था। अब बात आ जाती है परमार वंश, क्या जाती है, परमांश वंश। उपेंद्र कृष्णराज ने जो है प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत होते हुए इस वंश की क्या की थी, इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है। उपेंद्र कृष्णराज, ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज। तो उपेंद्र कृष्णराज ने जो है परमार वंश की स्थापना की थी। और परमार वंश की प्रतापी शासक जो हुए हैं वो राजा भोज हुए हैं। क्या हुए हैं, राजा भोज हुए हैं। ठीक है। परमार वंश के प्रसिद्ध राजा कौन हुए हैं, राजा भोज हुए हैं, राजा भोज। ठीक है। जिनका इतिहास में नाम वर्णित है। भोज नगरी राजा भोज के द्वारा बसाई गई। वह संस्कृत विद्यालय विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया। सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। सरस्वती मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। लेकिन सरस्वती मंदिर कहां पर है, ये धार है। कहां पर है, धार में है। तो इनसे संबंधित मैंने पहले भी चीजें डिटेल में की है, इसीलिए आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने वहां पर जो है एक से लेकर 200 तक क्वेश्चन की सीरीज डाली है। 1 से लेकर 200 तक, जो 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड हुई है। 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड हुई है। हम मध्य प्रदेश से संबंधित लगभग 3000 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, ताकि जो है आने वाले एग्जाम में आपको जो है प्रॉब्लम ना हो और आप जो है कठिन से कठिन जो है प्रश्न को सरल रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय का संस्थापक, दानशील प्रवृत्ति का था, बताइए इसमें से कौन था। तो अभी इस पर चर्चा की हमने। देखिए मध्य प्रदेश के दार में परमार वंश के राजा एक महान निर्माताएं थे। और अभी देखिए प्रीवियस में अभी बता देते हैं कि परमार वंश की स्थापना किसने की है। तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की है। किसने की है? उपेंद्र कृष्ण राज ने की है। ओके, तो धार में परमार वंश के एक महान निर्माता हुए। भोपाल का तालाब उन्हीं के द्वारा बनाया गया और विद्वान थे, लेखक थे। उनकी रचनाओं में सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह आदि जो है, साथ ही साथ संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और भी अगर आपको रचना जानना है, ठीक है, किनकी? परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज की। तो इनमें जो है इनकी कुल कलाकृति जो है ये भी है, देख लीजिए। आयुर्वेद सर्वस्व है ना, थोड़ा सा मिस्ट्रिंग हो गया। आयुर्वेद सर्वस्व, एक और जोड़ लीजिए, आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं, आयुर्वेद सर्वस्व के बाद राजमार्तंड, ठीक है। तीसरी और देख लेते हैं, योग सूत्रवृत्ति इन्हीं की किताब है। योग सूत्रवृत्ति इन्हीं की किताब है। चौथे नंबर पर देख लेते हैं, युक्ति कल्पतम इनकी कलाकृति है, ठीक है। तो और भी है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। यहां पर सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंदावरण सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व, राजमार्तंड, योग सूत्रवृत्ति, युक्ति कल्पातम, ये सारी की सारी इनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? बहुत बढ़िया, राजा छत्रसाल जो है, ठीक है। तो 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और छत्रसाल को 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधि दी। क्या दी? 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधि दी, ठीक है। तो इस चीज का आपको प्रमाण जो है, मस्तानी है ना, एक मूवी है रणवीर सिंह की बाजीराव, तो उसमें आपको सारा का सारा डिटेल मिलेगा ना। तो फिर बता देते हैं, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? तो राजा छत्रसाल जो है बुंदेलखंड में जो है यहाँ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई। तो अहिल्याबाई होलकर ने जो है इंदौर को अपनी राजधानी बनाई। होलकर की राजधानी इंदौर थी। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। कौन थे? मल्हार राव होलकर थे। और मल्हार राव होलकर जो है उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई ने कार्यभार संभाला, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी होलकर, ठीक है। तो होलकर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। तो होलकर वंश जो है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मालवा में मराठा राज्य की स्थापना हुई 1727 में, ठीक है। 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों का सनद प्राप्त हुआ, ठीक है। मल्हार राव होलकर को 5 जो क्षेत्र का क्या प्राप्त हुआ? सनद प्राप्त हुआ। और 1730 में मल्हार राव होलकर मालवा के शासक बने, ठीक है। 1730 में जो है मल्हार राव होलकर जो है मालवा के क्या बन गए? शासक बन गए। तदुपरांत जो है 1731 में मालवा 3 सरदारों होलकर, पवार और सिंधिया में बढ़ गया। होलकर, पवार और सिंधिया में बढ़ गया। उसके बाद 1732 में मालवा में 5 मराठा राज्य की नींव रखी। एक था आपका ए नंबर का था होलकर वंश, ये क्या था? होलकर वंश। और दूसरा बी था आपका, एक बार डिटेल्स में लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं ना। पहला क्या था आपका? होलकर वंश, होलकर वंश। और दूसरा था आपका जीवाजी राव वंश, जीवाजी राव वंश। इनका शासन कहाँ था? देवास वाला क्षेत्र। और तीसरा था आनंद राव पवार,
आनंदराव पवार, इनका शासक था धार क्षेत्र में, धार क्षेत्र में। छठवा है सिंधिया, सिंधिया इनका था ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में। ये पांचवा था तुकोजीराव पवार, तुकोजीराव पवार, तुकोजीराव पवार, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ इंदौर बसाई थी। इस समय जो है होलकर वंश के राजा कौन थे? मल्हारराव होलकर थे, संस्थापक थे। और उनसे पहले जो है 1776 में मल्हारराव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में होलकर वंश, जिवाजी वंश और आनंद पवार वंश जो है, सिंधिया वंश ग्वालियर में, और तुकोजीराव जो है पवार जो था वो किस क्षेत्र में था? ये भी देवास वाले क्षेत्र में क्या था? शासन कर रहा था, ओके। लेकिन मल्हारराव की पत्नी गौतमाबाई 1766 में मल्हारराव की मृत्यु के आलम में, मतलब मल्हारराव की पत्नी गौतमाबाई थी, 1766 में जो है मल्हारराव की मृत्यु आलमपुर में हो गई। मतलब मल्हारराव की मृत्यु कब हो गई? 1766 में हो गई। देखो ये लिखा हुआ है। तदुपरांत जो है खांडेराव का विवाह मानकोजी शिंदे की पुत्री अहिल्याबाई से हुई, ठीक है। तदुपरांत जो है खांडेराव का विवाह जो है मानकोजी शिंदे की पुत्री अहिल्याबाई से हुआ, परंतु खांडेराव 1754 में कुंभेरी किले में लड़ाई में मारे गए। कुंभेरी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है खांडेराव जो है किस लड़ाई में मारे गए? तो 1754 में कुंभेरी किले, ठीक है, कुंभेरी किले में मारे गए। मतलब अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई किसे? इंदौर में बनाई। होलकर की राजधानी इंदौर थी और इंदौर वंश के संस्थापक जो है मल्हारराव होलकर थे। लेकिन जो है इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र कौन हुए? तो इनके पुत्र हुए खांडेराव, जिनकी मृत्यु जो है 1754 में हो गई। कब हो गई? 1754 में हो गई, ओके। अहिल्याबाई ने पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया और उसके निधन के बाद जो है मालेराव के पिता तुरंत जो है दुर्वशनी के बाद जो है 1767 में मालेराव का भी जो है देहांत हो गया। तदुपरांत जो है तब अहिल्याबाई ने 1767 में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब? 1767 में शासन की बागडोर संभाली। क्या संभाली? अहिल्याबाई ने 1767 में शासन की बागडोर संभाली। क्वेश्चन आ सकता है अहिल्याबाई ने कब जो है शासन की बागडोर संभाली होलकर वंश की? तो 1767 में, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है यहां पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने 1932 में सिंधु घाटी के सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट से जो है प्राप्त किए हैं। तो आंसर राइट हो जाएगा जबलपुर, और ऑब्लिक में आप बोल सकते हैं बालाघाट। क्या? बालाघाट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह हुआ था। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह जो है किससे हुआ था? पुरुकुत्स से हुआ था। किससे हुआ था? पुरुकुत्स से हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, ठीक है। वह इच्छाबु वंश के राजा पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा रखा था। क्या रखा था? पुरुकुत्स ने रेवा का नाम क्या रखा था? नर्मदा। तो इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बाकी डिटेल में जो है बाद में देखेंगे, ठीक है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है। तो किस ग्रंथ से पता चलता है कि बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली ग्रंथ, प्राकृत ग्रंथ और विष्णु पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो पाली ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी जो है क्या थी? आपकी क्या थी? अवंती थी। पाली ग्रंथ, राइट आंसर क्या है? पाली ग्रंथ। यहाँ के राजा प्रदोत था जो पुलिक का पुत्र था। किसका पुलिक था? पुलिक का पुत्र था, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व की बात है, ये 600 ईसा पूर्व की बात है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का कौन सा निकाय? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, याद रखना अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, अंगुत्तर निकाय पाली भाषा में वर्णित है। किसमें है? अंगुत्तर,
अंगुत्तर निकाय किस भाषा में वर्णित है? तो पाली भाषा में वर्णित है। इससे पता चलता है कि अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और अगर जैन धर्म के बारे में पूछे तो 16वीं शताब्दी में जैन धर्म, अगर जैन धर्म के बारे में पूछे तो जैन धर्म से पता चलता है कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है? तो वो है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का जो है प्राचीन ग्रंथ है। इससे पता चलता है कि जो है मध्य प्रदेश में जो है 2 जनपद हुए हैं, 2 महाजनपद हुए हैं। एक चेदी और एक था उज्जैनी, एक था चेदी और एक था उज्जैनी। ठीक है, तो याद रखने का, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में, मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अवंती, ऑप्शन 1 अवंती उज्जैनी, बिल्कुल राइट। वत्स जो है ग्वालियर, बिल्कुल सही। चेदी निमाण, तो चेदी जो है निमाण से नहीं है। ये जो है चेदी वंश जो है ये खजुराहो, अनूपपुर, निमाण जो है ये खंडवा से है। अनूप जो वंश है वो निमाण खंडवा से है, और दसाण विदिशा से है, और तुंडीकोर दमोह तथा नलपुर जो है नरपुर शिवपुरी से। किससे है? नरपुर शिवपुरी से। ठीक है, तो ये वंश जो है इससे संबंधित नहीं है। तो चेदी वंश किससे संबंधित है भाई? तो चेदी वंश से खजुराहो और वाला मतलब बुंदेलखंड वाला एरिया है। कौन सा है? बुंदेलखंड वाला एरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर इज कौन सा हो जाएगा आपका? चेदी वंश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बसाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी वर्तमान महे की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुकुंद चंद ने अपनी पूर्व ध्वज मानधाता के नाम पर बसाई। ओके, डन है। मानधाता नगरी, कौन सी नगरी? मानधाता नगरी। कौन से राजा? इक्ष्वाकु वंश के राजा मुखचुंद। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है मुखचुंद के द्वारा जो है ये वंश जो है स्थापित किया गया, ये नगरी स्थापित की गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से शासकों ने शासन किया है, ये थोड़ा सा सीरीज देख लेते हैं। कौन कौन से शासकों ने जो मध्य प्रदेश में जो है शासन किया है? तो जो इक्ष्वाकु वंश आता है, क्या आता है? इक्ष्वाकु वंश आता है। तो इक्ष्वाकु वंश जो है सबसे पहले वैदिक काल में इक्ष्वाकु वंश ही आता है। क्या आता है? इक्ष्वाकु वंश ही आता है। वैदिक काल में अगर किसी की बात होती है तो वो है इक्ष्वाकु वंश आता है। क्या आता है? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश जो है इसके संस्थापक की बात की जाए, इसका शासन जो है, इसके संस्थापक की बात की जाए, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। ठीक है, मनु के पुत्र जो थे इक्ष्वाकु। ठीक है, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने जो है इस वंश की स्थापना की। ठीक है, इस वंश की स्थापना हुई जिसका शासन जो है दंडकारण्य में था। किसमें था? दंडकारण्य, जो कि आज जो है सीजी में छत्तीसगढ़ में चला गया। कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। उसके बाद जो है इस वंश का प्रतापी राजा मानधाता ने अपने पुत्र, ठीक है, इस वंश का प्रतापी राजा कौन हुआ है? मानधाता। क्या हुआ है? मानधाता। और मानधाता ने जो है अपने पुत्र पुरुकुत्स, ठीक है, अपना पुत्र, इनका पुत्र क्या था? मानधाता के पुत्र का नाम क्या था? पुरुकुत्स। मानधाता के पुत्र का नाम था पुरुकुत्स। याद रखिएगा, पुरुकुत्स जो था, पुरुकुत्स ने भारत के नाग राजाओं की सहायता से जो है गंधर्वों के विरुद्ध जो है युद्ध किया। गंधर्वों के विरुद्ध क्या किया? युद्ध किया। और नाग कुमारी रेवा का विवाह पुरुकुत्स के साथ किया। ठीक है, नाग कुमारी रेवा। ठीक है, रेवा जो है, रेवा जो आज आप नर्मदा के नाम से जानते हैं, नर्मदा नदी का, इसका विवाह जो किससे हुआ था? पुरुकुत्स से हुआ था। और पुरुकुत्स जो है कौन थे? मानधाता के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मानधाता के पुत्र थे। और अगली बार इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इस वंश के मुकुचुंद ने जो है, ठीक है, इसका आंसर जो है सुखचुंद नहीं है, मुकुचुंद है ना, मुखचुंद।
इस वंश के जो है, इस वंश के मुचकुंद, ठीक है, इस वंश के मुचकुंद ने ऋक्ष और परिपाता पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा नदी के तट पर उनके पूर्वज मानधाता के नाम पर, नर्मदा तटी के तट पर मानधाता के नाम कर ओमकारेश्वर नगरी बसाई। कौन सी नगरी बसाई? ओमकारेश्वर नगरी बसाई। ठीक है, तो ओमकारेश्वर जो था, आज ओमकारेश्वर देख रहे हैं आप लोग, तो ये ओमकारेश्वर पहले किस नाम से जाना जाता था? मानधाता। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने इसे बसाया और कालांतर में क्या हो गई? ओमकारेश्वर हो गई। क्या हो गई? ओमकारेश्वर हो गई। इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया। दूसरा, इक्ष्वाकु वंश के बाद हमारे यहाँ किस वंश ने शासक किया? तो इसके बाद हमारे यहाँ है वंश के शासकों ने क्या किया? शासन किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख में निम्न का संबंध है मध्य प्रदेश से रहा है। ऑप्शन है गुर्जरा, ऑप्शन है सारोमारो, ऑप्शन है रूपनाथ। तो ये तीनों का संबंध जो है मध्य प्रदेश से रहा। मौर्य ग्विन सम्राट अशोक द्वारा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में नूपरात, जबलपुर जिले सिहोरा तहसीला का एक गांव, गुजरात दतिया के जिले एक छोटा सा भाग, सारोमारो शहडोल में शामिल है। ठीक है, सारोमारो कहाँ शामिल है? शहडोल में शामिल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मौर्यकालीन अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के बारे में जो है अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, अशोक जो है किस वंश का संस्थापक था, या अशोक जो है किस वंश से संबंधित था, संस्थापक तो छोड़िए, अशोक जो है किस वंश से संबंधित है, तो आपको पूरी जानकारी जो है हम लोग एक प्रॉपर जो वीडियो बनाएंगे गुप्त काल में, तो गुप्त काल में आपको सारी जानकारी जो है अशोक से संबंधित मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे शिलालेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? शिलालेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालांतर में अशोक से किससे क्वेश्चन पूछा जाते हैं? शिलालेख। तो मध्य प्रदेश में अशोक के 4 शिलालेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो आपका रूपनाथ है। कौन सा है? रूपनाथ है, बता देते हैं यहीं पर, जो जबलपुर सीहोर में। कहां पर है? जबलपुर सिहोरा में। दूसरा जो आपका शिलालेख है वो है गुर्जरा है। कौन सा है? गुर्जरा है। देखो यही लिखा है गुर्जरा कहां पर है? दतिया में। कहां पर है? दतिया में। और तीसरा जो शिलालेख है सारोमारो, कहां है? सारोमारो, ये कहां पर है? सारोमारो सीहोर में। कहां पर है? सीहोर में है। और चौथा जो शिलालेख है वो है आपका, चौथा जो शिलालेख है ये आपका है पानगुडरिया। क्या है? पानगुडरिया। सारोमारो आपको सीहोर में मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लेना। सारोमारो कहां मिलेगा? सीहोर में मिलेगा। सारोमारो आपको सीहोर में मिलेगा। और पानगुडरिया आपको मिलेगा शहडोल में। तो शहडोल में जो है अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख जो है इससे संबंधित चारों शिलालेख मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो मौर्य काल जो है इससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है। और मौर्य काल में जो है अशोक जो है तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र में जो थी ये संपन्न हुई थी। और इसके अध्यक्ष अगर माने जाएं तो बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र या मोगलीपुत्र थे। ओके, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। मोगलीपुत्र लिख सकते हैं। मोगलीपुत्र थे। कौन थे? मोगलीपुत्र। अब आपको प्रथम बौद्ध संगीति क्वेश्चन यहां से आता है, प्रथम बौद्ध संगीति। दूसरा क्वेश्चन आता है द्वितीय बौद्ध संगीति। और तीसरा क्वेश्चन आता है तृतीय बौद्ध संगीति। तो ये तीनों का आपको जो है कमेंट में जो है आंसर क्लिक करना है। तो मैंने तृतीय का बता दिया है, आप दोनों का बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। पर्णगुडरिया से प्राप्त हुए शिलालेख, पाषाण उपकरण, गुफा, इनमें से कोई नहीं। तो शिलालेख प्राप्त हुए पर्णगुडरिया कहां पर है? तो पर्णगुडरिया जो है आपको मिलेगी कहां पर? तो ये मिलेगा आपको, ये शिलालेख मिलेगा शहडोल में। कहां मिलेगा? शहडोल में। अभी मैंने इसको डिस्क्राइब किया।
ठीक है, पन गुडरिया कहाँ मिलेगा? शहडोल में मिलेगा। 2 मिनट। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था ना? तो पांडवों की ओर से कौन कौन से ऐसे महाजनपद है जिन्होंने जो है मध्य प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश में पांडवों का सपोर्ट किया? तो वत्स, काशी और दशाण, इन सब ने किया था। महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था, जिनका नाम है वत्स, काशी, चेदी, दशाण, मत्स्य जनपदों के राजाओं ने अपनी सेनाओं पांडवों की सहायता के लिए भेजी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है सही है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और उसके बाद जो है हम जो है क्या बोलते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कौरव की ओर से जो है किसने शासन किया है, और कौरव की ओर से मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपदों ने जो है भाग लिया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े। देखिए जैसे ही मैंने कहा वैसे ये क्वेश्चन आया। कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी। तो महिष्मती के नील, ठीक है, जैसे अवंती राजधानी हुआ करती थी, अवंती के बिंद, ठीक है। उसके बाद भोज, अंधक, विदर्भ, निषद, ये सब जो है किससे लड़े थे? ये कौरव की ओर से लड़े थे। किससे लड़े थे? कौरव की ओर से लड़े थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? राम का पुत्र कुश दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का राजा बना, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दशाण विदिशा, ठीक है, दशाण विदिशा पर शासन किया था। विदिशा पर शासन किया था, दशाण, ठीक है, दशाण पर शासन किया था, जिसकी राजधानी कशावती थी। क्या थी? कशावती थी, ऐसा साक्ष्य मिलता है भैया, ठीक है। राम का पुत्र लौकुश दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ में शासन किया था, दंडकारण्य वाला एरिया, और इन्होंने दशाण मतलब विदिशा पर शासन किया था। किस पर? विदिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुए हैं? तो हेलियोडोरस जो है मध्य प्रदेश के जो है शुंग वंश, ठीक है। तो आपको शुंग वंश का प्रमाण जो है, शुंग वंश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एंटियाल किड्स का राजदूत हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के 14वें वर्ष में उनके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुए थे, और हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है। तो जो शुंग वंश है इससे संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। शुंगा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र जो है विदिशा पर शासन किया। किस पर शासन किया? विदिशा पर शासन किया अग्निमित्र ने। तदुपरांत जो है शुंग वंश के 5वें शासक भागभद्र के समय, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है भागभद्र, 5वां शासक था भागभद्र के समय, ठीक है, भागभद्र के समय यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर, है ना, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर, भागवत धर्म से जो है प्रभावित होकर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना या विष्णु मंदिर के सामने करवाई, है ना। विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई। गरुड़ ध्वज की स्थापना नारायण, है ना, भगवान विष्णु मंदिर के सामने करवाई। भगवान विष्णु मंदिर के सामने करवाई, विष्णु मंदिर के सामने कराई, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुंग वंश, ठीक है। उसके बाद मिनांडर के सिक्के जो है बालाघाट से मिले हैं, वो भी शुंग वंश का शासक था। मिनांडर
मिनांडर भी शुंग वंश का शासक था, इसके सिक्के बालाघाट से मिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में किसके सिक्के बालाघाट से मिले, किस वंश के शासक के मिले, तो मिलांडर जो है शुंग वंश का शासक था। सांची का स्तूप का कटघरा, ठीक है, जो सांची का स्तूप है, सांची कहाँ पड़ता है तो पहले ये पता होना चाहिए आपको। सांची जो है कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको रायसेन में। कहाँ पड़ता है, रायसेन जिले में, ठीक है। तो सांची का, ये चीज याद रख लीजिएगा आप लोगों ना, यहाँ लिख देता हूं सांची का, सांची के स्तूप का कटघरा, सांची के स्तूप का कटघरा, कटघरा मतलब जो ये वाला हिस्सा है, सांची यहां पर है, ये वाला ऊपर आई साइड वाला हिस्सा है ना। और भरहुत स्तूप की चार दीवारी, और भरहुत स्तूप की चार दीवारी, स्तूप की चार दीवारी, भरहुत स्तूप की चार दीवारी और तोरण का निर्माण, और तोरण का निर्माण, तोरण का निर्माण जो है, तोरण का निर्माण शुंग काल में हुआ है, शुंग काल में हुआ है, ठीक है। काल कौन सा था, शुंगा था, याद रखना, शुंग काल में हुआ है। एक क्वेश्चन आता है, पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का विनाशक, पुष्यमित्र शुंग किसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग को पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। क्या माना जाता है, विनाशक माना जाता है, क्या याद रखना, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमने जो है डिटेल में देखे, जो जो वंश आ रहे हैं मैं वहां पर आपको डिटेल में बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य वंश भी है, तो मौर्य काल में जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला से सैनिक शिक्षा दिलाकर पारंगत किया था। तो ये सारी जानकारी आगे वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहन को मध्य प्रदेश शासन का संचालन का पता चलता है, तो ये तांबे के सिक्के से पता चलता है। सातवाहन नरेश अपीलक का तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जो स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश के भूभाग पर सातवाहन का संचालन भी था। किसका संचालन था, सातवाहन का भी संचालन था, ठीक है। तो इसके सिक्के आपको कहां से मिलते हैं, इसके सिक्के जो है तांबे के सिक्के जो है, सातवाहन के तांबे के सिक्के, ये आपको हिस्सा जो है ना ये आपका हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ के नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर सातवाहनों ने जो है यहाँ पर शासन किया था। किसने शासन किया था, सातवाहनों ने। छत्तीसगढ़ के नीचे वाला हिस्सा जो आता है, तो यहाँ पर सातवाहनों ने क्या किया था, शासन किया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए, तो चेहरात शक शासक के प्रथम शासक भूमक के सिक्के जो है, चेहरात प्रथम शक शासक भूमक के सिक्के जो है आपको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि भूभाग सहरात का शासक भ्रमक के अधीन था, ठीक है। भ्रमक के अधीन था, मतलब भ्रमक क्या है, भूभाग सहरात शासक भ्रमक के अधीन था। तो ये भूमक जो है मालवा से इनके सिक्के मिले, इतना याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, नासिक गुहालेख से मध्य प्रदेश की किन किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सातवाहन से संबंधित है। और महेश्वर में भी जो है इनका काफी कुछ रहा है। तो सातवाहन जो है अपना नाम जो है दर्ज करने से पहले अपनी माता का नाम लिया करते थे, दूसरी चीज सातवाहन जो वंश था, इसकी स्थापना अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन शासक सिमुक ने, ठीक है, सातवाहन शासक सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यह इस वंश का पराक्रमी शासक
सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब गौतमी जो है उनकी माता का नाम है और उनका नाम है सतकर्णी हुआ। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ और गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमामी हुआ। जो वशिष्ठी पुत्र है ना, ये वशिष्ठी उनकी माता का नाम है और पुलमामी जो है उनके पुत्र का नाम है। जब माता का नाम पहले लगाते हैं ना, तो ये आपको नासिक गुहालेख से इनकी जानकारी मिलती है। नासिक गुहालेख से इनकी जानकारी मिलती है और इन्होंने विजित मध्य प्रदेश से अनूप नर्मदा घाटी का क्षेत्र, पूर्वी मालवा, अमवंती, पश्चिमी मालवा, इन सारी स्थिति को जो मिलाया हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किसका नाम पर क्या था? सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? संघमित्रा, श्रीदेवी, अन्नपूर्णा। तो इसमें नाम मिलता है, मौर्य सम्राट अशोक ने उज्जैनी जाते हुए विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री श्री देवी से विवाह किया था ना। श्री देवी नहीं है, वो श्री अलग है और देवी अलग है ना। श्री देवी से विवाह किया था। इसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने विदिशा, एक बार इसको थोड़ा सा राइट चेक कर लेते हैं। इसमें संघमित्रा का भी नाम आता है, तो राइट आंसर तो इसका आपको बिल्कुल श्रीदेवी ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मौर्य काल में एक बार हम लोग देख लेते हैं। मौर्य काल में जो है अशोक ने जो है, मौर्य काल में अशोक, ठीक है, ठीक है, अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी, अब विदिशा की राजकुमारी महादेवी है ना, ये श्रीदेवी नहीं है, ये महादेवी है। क्या है? महादेवी। इसलिए राइट आंसर यहां पर कर लेना थोड़ा, महादेवी। महादेवी से हुआ था। किससे हुआ था? महादेवी से हुआ था। ओके, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विम कैटफिशस के सिक्के जो है प्राप्त हुए? विदिशा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद। तो कुषाण वंश के शासक सर्वप्रथम राजा कुजुल कैटफिशस, उनकी मृत्यु को उपरांत विम कैटफिशस उत्तराधिकारी बना और जिसका एक सिक्का मध्य प्रदेश के विदिशा से मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर विदिशा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से सिक्का शासन मिला है। किस शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के शहडोल से। तो विम कैटफिशस का उत्तराधिकारी कनिष्क, ठीक है, विम कैटफिशस का उत्तराधिकारी कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं भैया, कनिष्क। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए शहडोल के कुषाण शासक। तो थोड़ा कुषाण के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कुषाण वंश, कौन सा वंश? कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश। ठीक है, तो कुषाण वंश, जो कुषाण वंश है, इस वंश का नाम जो है चीन के यूची नामक 5 कबीलाई की शाखा से है। प्रथम राजा कुषाण वंश का कुजुल कैटफिशस रहा है। ठीक है, प्रथम राजा कौन हुआ है? कुजुल कैटफिशस, विम कैटफिशस नहीं, कुजुल कड या कैटफिशस, कुजुल कैटफिशस रहा है कुषाण वंश का, जिसके सिक्के विदिशा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? विदिशा से। याद रखना, पहला शासक कैटफिशस, कुजुल कैटफिशस, जिसके सिक्के कहां से मिले हैं? विदिशा से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद विम कैटफिशस के सिक्के कहां से मिले? विम कैटफिशस, विम कैटफिशस के सिक्के जो है शहडोल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? शहडोल से मिले हैं। अगर ऑप्शन में ये ना आए तो आपको ये लगाना है। ठीक है, इसी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के जो है सबसे पहले कुषाणों ने चलाए। सबसे पहले जो है कुषाणों ने चलाए। किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए भारत में, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन है शहडोल के कुषाण, और शहडोल के से कुषाण शासक उनकी निधि से प्राप्त। तो विम कैटफिशस जो है इनके सिक्के, ठीक है, यहीं से मिले हैं। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी और इन्हीं के द्वारा शंख संवत जो है 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, शकों द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो विम कैटफिशस का उत्तराधिकार, मतलब इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए, इन्होंने जो है क्या किया, इसे आगे चलाया, इसलिए कनिष्क का नाम आता है।
अन्यथा इसमें यदि ऑप्शन में अगर कनिष्क ना हो तो आपको क्या लगाना है, विम ही लगाना है। क्या लगाना है, विम ही लगाना है। लेकिन ज्यादा पराकाष्ठा जो है कनिष्क की फैली है, बहुत ज्यादा। किसकी फैली है, कनिष्क की फैली है, इसीलिए आपको राइट आंसर कनिष्क ही लगाना है। मतलब आप विम कन्फ्यूशस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? पद्मावती, ठीक है। कुषाणों के अनुसार पद्मावती नागवंश की राजधानी थी। पद्मावती में नागवंश का शासन। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिका पद्म पवैया नामक स्थान से होती है, ठीक है। ग्वालियर के समीप आधुनिका पद्म पवैया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नागवंश, ठीक है। कौन सा वंश, नागवंश, ठीक है। तो ये नागवंश जो है इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए कि नागवंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। नागवंश की स्थापना जो है कब हुई? तो नागवंश के संस्थापक वृषनाथ थे। कौन थे? वृषनाथ, वृषनाथ थे। नागवंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाथ थे, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में इस वंश की स्थापना की गई थी। तो एक बार देख लेते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहला शासन हुआ है शुंग वंश का। किसका हुआ है? शुंग वंश का। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्य, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। कौन हुआ है? पुष्यमित्र शुंग हुआ है। दूसरा इस वंश का प्रतापी शासक, दूसरा अगला शासक इसके बाद कौन सा आया है? पुष्यमित्र शुंग के बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद आए मध्य प्रदेश में सातवाहन के बाद जानकारी मिलती है इंडो यूनानी। चौथे नंबर पर आता है शक क्षत्रप, और पांचवें नंबर पर आता है करदामक वंश, और छठवें नंबर पर आता है कुषाण वंश। उस कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिशस, अभी बताया मैंने। छठवें के बाद सातवें नंबर का है नागवंश, ठीक है। कौन से शासक है? नागवंश। उसके बाद वाकाटक वंश। तो आपको इतने सारे वंश जो है पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद गुर्जर पतियार वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, तोमर वंश, मुहिल वंश, कच्छापट वंश, बुंदेल वंश, बघेल वंश, ये सब सारे के सारे शासन आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वीडियो में जो है मध्य प्रदेश से संबंधित हम लोग जो ऐतिहासिक सीरीज चला रहे हैं उसमें और भी जो है डिटेल में बताने की चेष्टा करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ या जिसे बघेलखंड बोलते हैं, रीवा मंडल में मद्राज वंश की शासक था। इस वंश के प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठी पुत्र भीमसेन के पुत्र कौत्सिक पुत्र पोटसिरी ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ बनाया था, ठीक है। तो राइट आंसर मद्राज वंश आ जाएगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश का बघेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल में मद्राज वंश का शासन था, मद्राज वंश। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? बहुत बढ़िया, राजा नल, अग्निमित्र के अनुसार राजा नल ने नलपुर नगर बसाया था, जो आधुनिक शिवपुरी के नाम से, शिवपुरी का नाम जो है नरवर, ठीक है, राजा नल के द्वारा बसाया गया। नल है ना, नलपुर याद रखना, नलपुर बोले तो शिवपुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नल। अगला है नेक्स्ट आंसर, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सीधी। तो मिनांडर के सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं? बालाघाट से मिले, मंडला से मिले। कहाँ से मिले? मंडला। लिखिए, प्रदेश के बालाघाट जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरंड से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले? मध्य प्रदेश के विदिशा से, वो भी एरंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एरंड की बात करते हैं। तो इधर की बात करें तो ये रामगुप्त जो है मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरंड से प्राप्त रामगुप्त के सिक्के जो है प्राप्त हुए, जिनसे
गुप्त लिपि में रामगुप्त का नाम लिखा हुआ मिलता है, एरण, ठीक है, रामगुप्त का नाम जो है लिखा मिलता है। नेक्स्ट है एरर अभिलेख में जो है सती प्रथा के साक्ष्य जो है भानुगुप्त के साक्ष्य भी मिलते हैं। गरुड़ किस वंश की राजकीय चिन्ह था? गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश जो था इसका राजकीय चिन्ह था। गुप्त काल के शिलालेख व स्तंभ अभिलेखों में साथ साथ एरण सागर के सिक्कों पर भी सिंह गरुड़ के चित्र बने हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो समगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो भीलसा विदिशा के समीप उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए इस पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। एक बार आप लोग जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैनी स्थान को मगध की द्वितीय राजधानी बनाया था, और जिसे शीघ्र ही वैभव तथा समृद्धि में पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। समृद्धि से जो है किसकी स्थापना की गई? पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। तो लास्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उज्जैनी। क्या हो जाएगा? उज्जैनी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेख में से किससे सूर्य मंदिर के लिए निर्माण का जिक्र हुआ है? सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र हुआ है। बहुत ही बढ़िया आंसर है, मंदसौर, सांची, तुमैन, उदयगिरी। देखिए डिस्क्रिप्शन, कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर अभिलेख विशेषकर मालवा क्षेत्र प्राप्त हुआ है। अभिलेख में मंदसौर दशपुर से प्राप्त अभिलेख से सूर्य मंदिर का जिक्र भी हुआ है। तो मतलब मंदसौर में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है भैया मंदसौर में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट से मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख में किस अभिलेख से कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? सांची, मंदसौर, तुमेन और सूपिया, ठीक है। तो गुप्त संवत 116 ईसा पूर्व का लेख मध्य प्रदेश के गुना जिले के तुमेन से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से गुप्त शासक कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया। तुमेन अभिलेख कहां पर है? तो तुमेन अभिलेख जो है गुना जिले में। कौन सा जिले में है? गुना जिले। राइट आंसर गुना हो जाएगा, ओके। और ये तुमेन आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? उदयगिरी, सूपिया, तुमेन और इनमें से कोई नहीं। तो सूपिया, ठीक है। रीवा जिले में सूपिया स्कंदगुप्त के शासनकाल एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसे अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। सूपिया जाएगा आंसर। क्या जाएगा? सूपिया। ये कहां पर है? रीवा में है। ये गुप्तकालीन है, ये भी कहां है? गुप्तकालीन है, जो कहां मिलेगा? रीवा में मिलेगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, भानुगुप्त। राइट आंसर भानुगुप्त। देखिए 510 प्रशस्त स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के सागर जिले एरण से प्राप्त हुआ है, जो भानुगुप्त का है। भानुगुप्त को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर महान राजा बताया है। क्या बताया? भानुगुप्त को जो है संसार का विशिष्ट महाराजा बताया गया है, ठीक है। भानुगुप्त याद रखिए। एरण अभिलेख, यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? अभी बताया हमने, परमार वंश के शासक जो थे वो कौन थे? उपेंद्र थे भाई साहब। कौन थे? उपेंद्र थे। एक बार और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं परमार वंश के शासक कौन थे। तो उपेंद्र थे। कौन थे? उपेंद्र थे। उपेंद्र कृष्ण राज नाम आता है बेसिकली। उपेंद्र कृष्ण राज, है ना, याद रख लेना, नहीं तो मैंने अभी कृष्ण राज बताया था। उपेंद्र कृष्ण राज आता है नाम, उपेंद्र कृष्ण राज। राइट आंसर उपेंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जोजाभुक्ति कहा जाता था? तो ये बुंदेलखंड को जोजाभुक्ति कहा जाता था ना, ये लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर चंदेल वंश के शासकों का शासन था। उससे इस समय इस क्षेत्र को जोजाभुक्ति कहा जाता था। इसकी स्थापना 1831 में लगभग जुजुंग नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। जुजुंग याद रखना, जोजाभुक्ति बुंदेलखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई क्योंकि उन्हें निम्न ग्रंथों की रचना की थी। सिद्धांत संग्रह बिल्कुल सही, सरस्वती कंठावरण बिल्कुल सही, सम्रांगण सूत्र बिल्कुल सही। इसके पहले मैंने सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए जाकर, सारे ऑप्शन के आंसर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है। सबसे पहला सरस्वती मंदिर, बहुत बढ़िया, धार में है। कहाँ पर है? धार में है। भोजसर, ठीक है, भोजसर
भोपाल संस्कृत विद्यालय, बिल्कुल उक्त सभी, है ना। तो ये भी आपको धार में मिलेगा, संस्कृत भी, ये आंसर राइट हो जाएगा। भोज धार सरस्वती बनाया, एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की भोपाल में भोजराज झील, राजा भोज ने ही निर्मित करवाई थी, ठीक है। भोजसर झील इन्हीं के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट है, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए थे? राजा भोज ही हो सकता है, क्योंकि यही जो है प्रकांड संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। उच्च कोटि के लेखक, विद्वान तथा निर्माण कलाकार थे, जिसकी मत्स्य के बाद लोकप्रिय लोकोक्ति बन गई थी कि मृत्यु से विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो चुके हैं, ठीक है। तो राजा भोज। तो आज हमने जो है 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए थे, वो भी हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन सीरीज, मध्य प्रदेश से, और आने वाले एग्जाम में जो है और भी जो है अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे और आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी वक्त। धन्यवाद।